सर्वोदय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए। आज हम लोग हिंदी कविता लौट कर आऊँगा फिर, जो जीवनानंद दास द्वारा रचित है, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि के बारे में समझेंगे, उनके जीवन के बारे में समझेंगे। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास जी हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक घटना में हुआ, सन 1954 में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलित प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, घुसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार तिमिर इत्यादि। उसके बाद निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी उनके प्रकाशित हुए। इस कविता में कवि का कहना है कि कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुचर्चित कविता लौट कर आऊँगा फिर में उन्होंने बताया कि मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है उनका। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप में कविता में बताया गया है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। लौट कर आऊँगा फिर, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा, मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल या कौवा। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा। एक दिन बनकर शायद हंस किसी किशोरी, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा, तैरता रहूँगा। बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसे हरे सजल किनारे पर। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि बंगाल में उनका मन अत्यधिक लगता है, इसलिए उन्होंने उसकी चर्चा की है। मातृभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम दिखाई देता है। कहा कि सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, नैसर्गिक सुख का आनंद लेने के लिए
अबाबिल पक्षी है या कौवा के रूप में लौट कर आऊँगा, यानी पुनः जन्म लेकर धान के खेतों में विचरण करूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति यह नहीं जानता कि मरने के बाद मैं अभी जो हूँ उसी रूप में रहूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी किसी न किसी रूप में बंगाल में ही रहने की कामना व्यक्त करता है। कहा कि कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक मस्ती से झूमते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूँगा। तात्पर्य यह है कि खेत में लहलहाते धान की फसल के बीच अबाबिल बनकर अपने मधुर स्वर से वातावरण को मधुमय बनाऊंगा, या फिर सुबह के घने अंधकार में काँव काँव करके लोगों की सैया का त्याग कर कर्मरत होने के लिए प्रेरित करूंगा। सुबह में कौवा बोलता है तो लोग उठ जाते हैं कि सवेरा हो गया। ऐसा करके मैं सबको प्रेरित करूंगा, यानी कभी एक बार पुनः जन्म लेकर मातृभूमि की सेवा करने की लालसा प्रकट करता है कि इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी मैं बंगाल में रहकर मातृभूमि की सेवा करता रहूं। उसके बाद कहा कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा उन्हीं के बीच में देखना। अब देखिए कवि की क्या लालसा है, अब क्या कहना चाहते हैं। अब इनका कहना है कि हंस के रूप में जन्म लेकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते हैं। हंस दिन भर पानी में तैरता रहता है और कभी भी काव्य संसार में विचरण करता रहेगा, और हंस के समान उसके सार को, उसमें क्या लिखी गई है उन बातों को ग्रहण करेगा, तथा यह भी करेगा कि उसके तत्व को मैं कैसे जान सकता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में जन्म लेकर नदी मैदान हरे भरे पेड़ पौधे आदि के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। उसकी यह भी इच्छा है कि वह किसी युवती के लाल पैरों में बजती घुंघरू के समान मधुर स्वर का संघान कर सकूं, उसे देख सकूं, सुन सकूं, अर्थात ऐसी काव्य रचना करूं कि उसके मधुर भाव का रसपान कर पाठक अपने आप को भूल जाए। ऐसी कविता की रचना करूं कि पाठक पढ़ते हुए उस रस में घुल मिल जाए, और इतना घुल मिल जाए कि अपने आप को भी भूल जाए। जैसे घुंघरू की मधुर आवाज़ मन को मोह लेती है, उसी प्रकार काव्य पढ़ने के बाद पाठक भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें भी उनको रस मिलता है। इस प्रकार कवि ने अपने प्रकृति प्रेम तथा
जन्मभूमि के प्रति उत्कट प्रेम प्रकट कर बंगाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। इसलिए प्रकट की है कि उन्हें बंगाल में रहने का मौका मिला और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने आनंद लिया। इसलिए उन्होंने इस जीवन में तो आनंद लिया ही और जीवन के बाद भी बंगाल में ही रहने की लालसा प्रकट करते हैं। उसके बाद कवि का कहना है कि वह उल्लू के रूप में जन्म लेगा और शाम के अंधेरे में उड़ान भरेगा, कपास के पौधों पर बैठकर रात के अंधेरे में अपनी आवाज़ से सबको भयभीत करेगा। तात्पर्य यह है कि जिस काव्य की रचना उन्होंने की है, अज्ञानी अर्थात शोषकों के दिल में भय उत्पन्न करेगा कि शोषण के दिन बीत चुके, अब शोषण नहीं होगा। यथार्थवाद में सच्चाई फल फूल चुका है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता सही गलत समझने लगी है। इसी प्रकार रूपसा नदी में नाव चलाते लड़के का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कवि ने कि समाज के वैसे लोग, निकृष्ट लोग जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनका जो प्रतिनिधित्व करेगा, जो सदियों से उपेक्षित रहा है, उपेक्षित मीन्स जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिनकी उपेक्षा की जाती है, नज़रअंदाज किया जाता है, उनके बारे में कह रहा है कि क्रौंच पंछी के समान रात के अंधेरे में क्रौंच क्रौंची दोनों अलग रहते हैं। क्रौंची के अभाव में क्रौंच सारी रात पुकार लगाते रहता है। कभी भी क्रौंच की भांति सुंदर काव्य रचना के लिए बेचैन रहेगा। इस उपमानों के साथ, इस उपमानों की के माध्यम से उन्होंने इसे स्पष्ट करना चाहा है कि मातृभूमि के चहुदिशी विकास के लिए फिर से जन्म लेने की लालसा मुझ में समाई हुई है और मैं फिर से बंगाल में रहना चाहता हूँ। यहाँ आया है, एक शब्द आया उपमानों से। उपमानों का मतलब ये होता है कि जिससे जिसकी तुलना की जाती है, उपमान उसी को कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कभी किस तरह बंगाल में लौट कर आने की बात करता है, तो कहा बस कभी बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहाँ धान के खेत हैं, खलखलाती हुई नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर लौट कर आने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? इसका आंसर, कवि अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल, कौवा तथा हंस बनने की संभावना प्रकट करता है। अबाबिल भी एक पक्षी है। कवि की ऐसी इच्छा इसलिए है क्योंकि मनुष्य बनने पर ध्यान की लहलहाती फसल के सौंदर्य का वर्णन कर बंगाल की संपन्नता प्रकट करना चाहा है कि बंगाल सभी तरह से संपन्न है। अबाबिल बनने पर अपनी आवाज़ यानी मधुर आवाज़ से वातावरण को सुखमय बनाएगा। कौवा बनने पर पेड़ की डालियों पर
झूला झूलते हुए काँव काँव की आवाज़ से लोगों को जगाकर अपने कर्म पथ पर जाने के लिए प्रेरित करेगा। उसके बाद हंस बनने पर न्याय और अन्याय में भेद करना सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने कहा कि इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी जीवन में, यानी इस जीवन में तो बंगाल में रहा ही हूँ, इसके बाद भी एक बार फिर आने की लालसा, मातृभूमि के प्रति प्रेम और मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि कवि की इच्छा फिर बंगाल आने की है, क्योंकि बंगाल नैसर्गिक सौंदर्य साधनों से संपन्न रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि सारस पक्षी के समान बादलों के बीच होने की बात किया जा रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार क्रौंच, सारस पक्षी में क्रौंच अभिशप्त होने के कारण अपने संगिनी से अलग रात के घने अंधेरे में क्रौंची के लिए व्याकुल रहता है। क्रौंच और क्रौंची पक्षी हैं, दोनों प्रेम करते हैं, तो अभिशप्त होने के कारण, शाप मिल जाने के कारण दोनों अलग अलग रहते हैं, तो क्रौंची के लिए व्याकुल रहता है कौन? क्रौंच। उसी प्रकार कवि अपने कवि कर्म की चिंता में व्याकुल, रात के अंधेरे में हसीन कल्पना करने में मग्न रहने की बात करता है। तात्पर्य यह है कि मोहक कल्पना तो तब आती है जब कवि शांत चित्त होता है। इसलिए कवि कहता है कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने धान के खेत में बहती नदी, अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस और किशोरी के पैरों में लाल घुंघरू के माध्यम से बंगाल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। कवि के अनुसार बंगाल नैसर्गिक सौंदर्य से संपन्न प्रांत है। यहाँ रविंद्रनाथ जैसे महान कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से विश्व में बंगाली संस्कृति की उच्चता स्थापित की थी। इतना ही नहीं, बंगाल सदा से संपन्न प्रांत रहा है। कवि ने इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपमानों से, फिर यहाँ पर आपका उपमान शब्द आया, विभिन्न उपमानों से यानी उपमा देते हुए, उपमानों से मातृभूमि के प्रति अपना अटूट प्रेम प्रकट किया है। अब है आपका कविता में क्वेश्चन नंबर 6, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा गया है कि कवि ने कृषि की प्रधानता के लिए धान के खेत तथा बहती नदी का वर्णन किया है, तो प्राकृतिक संपदा की संपन्नता स्पष्ट करने के लिए अबाबिल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कौवा के माध्यम से सुबह की, किशोरी के माध्यम से संस्कृति की, उल्लू के माध्यम से अशिक्षित जनता की, नाव चलाते लड़के के माध्यम से कवियों की
तथा सारस के माध्यम से देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना को बिंबों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कवि का मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। इसमें कहा गया कि उल्लू के माध्यम से अशिक्षित जनता, उल्लू की तरह जनता है, उसका वर्णन किया। जनता उल्लू है, समझती सब है लेकिन शांत रहती है, सब सहती चली जाती है। आप और भी कविता में इसको पढ़े होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। नाव चलाते लड़के के माध्यम से कहा गया कि कवियों की और सारस के माध्यम से देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना को इन बिंबों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कवि का अपनी मातृभूमि के प्रति स्वतः प्रेम प्रकट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि के प्रति कवि का प्रेम प्रकट करना है। कवि ने विभिन्न बिंबों या उपमानों के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। लौट कर आऊँगा फिर कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि अपनी मृत्यु के बाद फिर बंगाल में ही जन्म लेगा और मिले हुए या शरीर के अनुकूल देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट करेगा। अतः इसलिए वह फिर से बंगाल में आने की कामना व्यक्त करता है। किसी न किसी रूप में बंगाल में ही मैं रहूं, ऐसी उनकी मनसा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मरने के बाद अगले जन्म में कोई नहीं जानता कि कौन क्या बनेगा, किस जन्म में कैसा उसका जन्म होगा, पशु पक्षी होगा, मनुष्य होगा कि नहीं होगा, कोई ठीक नहीं है। उसके बारे में कवि ने कहा कि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में संदेह इसलिए करता है कि भारतीय पुनर्जन्म मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य का शरीर सबसे अंत में मिलता है। इतना योनि घूमने के बाद तब मनुष्य का शरीर सबसे अंत में मिलता है, ताकि मनुष्य अपने सद्कर्मों से जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा ले, पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लेकिन कवि पुनः जन्म लेने की लालसा प्रकट करता है, इसलिए उसे मनुष्य होने में संदेह लगता है। उसके बाद है आपका व्याख्या है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी के घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहेगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। इसके बारे में कहा गया, सबसे पहले तो व्याख्या जब हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2, इसके कवि हैं जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि वह किसी न किसी रूप में बंगाल में ही रहना चाहता है और उल्लू के रूप में जन्म ले और शाम के अंधेरे में उड़ान भरेगा तथा कपास के पौधे पर बैठकर रात के अंधेरे में अपनी भयावनी आवाज से लोगों को भयभीत करेगा। क्यों? कोई किसी का
शोषण ना करे, या किशोरी के पैरों के लाल घुंघरू, इसका मतलब ये कि लोगों का मन मोह लेती है, वैसा करेगा। या तो मधुर आवाज किसकी, युवती के लाल पैरों में बजती घुंघरू, मधुर स्वर का क्या, उसके आवाज को सुनूंगा और ऐसी काव्य की रचना करूंगा ताकि लोग भाव विभोर हो जाएं, उसे सुनकर भाव विभोर हो जाएं। और कहा कि हंस के रूप में भी बंगाल में आने की लालसा प्रकट की गई है। उसमें कहा है कि हंस दिन भर जल में तैरता रहता है, उसी प्रकार कवि भी अपने काव्य में हमेशा रमे हुए दिखना चाहते हैं, उसी संसार में विचरण करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है, आपका अगला है ख, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। इसमें कहा गया, सबसे पहले हम वही लिखेंगे कवि का परिचय जो पहले लिखा गया है, उसके बाद लिखेंगे कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी, जहाँ जो बंगाल धन धान्य से परिपूर्ण है, जहाँ की मातृभूमि सुख संपदा से परिपूर्ण है, जहाँ का नैसर्गिक वातावरण सौंदर्य देखने योग्य है, वहाँ पर फिर से आने की लालसा प्रकट करता है। कवि फिर से आने की बात करता है क्योंकि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है बंगाल। कहा किसी न किसी रूप में वहाँ आने के लिए अगले जन्म में भी अपनी लालसा प्रकट करते हैं। जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, जहाँ हरे हरे धान के खेत हैं, वहाँ पर आने की लालसा प्रकट करते हैं। ये था आप लोगों का लौट कर आऊँगा फिर कविता। इसमें कवि फिर से बंगाल में आने की बात करते हैं क्योंकि वहाँ रहने के बाद उन्हें जो आनंद मिला, जो उन्होंने अनुभव किया, उसे वह छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जाना तो है ही, तो फिर से आने की बात भी करते हैं कि किसी न किसी रूप में बंगाल में ही मैं रहूं, ऐसी लालसा प्रकट करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लीजिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।